Hello everyone, this is lecture 2 of kinetic theory of gases and radiation chapter. As I said earlier, this chapter is divided into two parts. First part is kinetic theory of gases and the second part is radiation wala part. Okay, so first of all we will be trying to complete this part, kinetic theory of gases. Also we will be solving the numericals based on this part, and after that we are going to take the radiation wala part. Okay, so today we are going to discuss kinetic theory of gases. Okay, in last lecture we have covered many basic things. That basic things you should remember. Okay, I hope you have copied it somewhere. You should remember that. Okay, these are going to help you in this lecture. So today's topic is mean free path, that is section 3.4 of your textbook, mean free path. अब ये mean free path होता क्या है, देखिए बात को समझिए. सपोज फॉर एग्जाम्पल कंसिडर हियर देर इज अ कंटेनर एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद गैस मॉलिक्यूल्स. हियर देर आर गैस मॉलिक्यूल्स फिल्ड इन दिस कंटेनर. अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एंड दैट इज व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द कंटेनर. So these molecules collide with each other. First thing is they are colliding with each other. Also they are colliding with the walls of the container. So there are two collisions basically. एक तो ये खुद आपस में एक दूसरे से collide होता है और ये wall of the container से भी collide होता है. करेक्ट. तो अब इसमें mean free path क्या है? Average distance traversed by the molecule between two successive collision is called as mean free path. Average distance traversed by the molecule between two successive collision is called as mean free path. तो मान लेते हैं कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ लो, ये वाला मॉलिक्यूल पकड़ लिया हमने. अब ये मॉलिक्यूल यहाँ वहाँ इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में रेंडमली मूव करेगा. इट कैन मूव लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. इट कैन गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस. इट कैन कोलाइड विद हियर, इट कैन कोलाइड विद दिस मॉलिक्यूल, इट कैन कोलाइड विद इट ऑल्सो. इट कैन कम हियर. तो इसका जो पाथ है वो आप देखिए, ये हर जगह जाकर किसी मॉलिक्यूल से कोलाइड हो रहा है या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड हो रहा है. तो हम ऐसे दो कोलिजन लेते हैं, सक्सेसिव कोलिजन. मान लेते हैं पहला कोलिजन यहां हुआ और दूसरा कोलिजन ये हुआ. तो इस कोलिजन के बाद ये कोलिजन हो रहा है तो हम इसे कहेंगे टू सक्सेसिव कोलिजन, एक के बाद एक होने वाले कोलिजन. क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में बात किसकी की गई है, टू सक्सेसिव कोलिजन. तो टू सक्सेसिव मतलब दो एक के बाद एक आने वाले हैं. तो पहले ये कोलिजन हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ. तो ये और ये सक्सेसिव कोलिजन है, ये और ये सक्सेसिव कोलिजन है. तो मान लेते हैं ये और ये 1 और 2 मैंने नंबर दे दिया, ये दोनों सक्सेसिव कोलिजन है. इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ट्रेवल किया गया मीन पाथ जो होता है, इन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. तो फिर से देखिए एक बार, एवरेज डिस्टेंस, कहां का एवरेज डिस्टेंस, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. और इस मीन फ्री पाथ को लैम्बडा से डिफाइन किया जाता है. अब बोलेंगे सर ये मीन फ्री पाथ को डिफाइन करने की क्या जरूरत थी, गैस के अंदर हम इतना बारीक मॉलिक्यूल को देखने तो जाते नहीं है. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं. करेक्ट ना. हमें गैसेस की काइनेटिक थ्योरी को समझना है और उसको मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से रिलेट करना है. मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स मींस प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा. सो वी हैव टू डील विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, वी हैव टू डील विद वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल. तो हमें पूरी काइनेमेटिक्स अप्लाई करना है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स पे, और फिर उसको हमें प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह से रिलेट करना है. इसलिए हम लोग इस मीन फ्री पाथ को पढ़ते हैं. बात समझ आ गई आपको. ओके, अब ये जो मीन फ्री पाथ होता है उसको हमने डिनोट किससे किया, लैम्बडा से. अच्छा, थ्योरी ये कहती है कि दिस मीन फ्री पाथ लैम्बडा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. मीन फ्री पाथ जो होता है ना, ये जो मॉलिक्यूल है, मान लो एटम या मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक गैस रहेगी तो एटम, डायटोमिक गैस रहेगी तो मॉलिक्यूल. तो ये जो मॉलिक्यूल या एटम है इसका जो साइज है लैम्बडा उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो लैम्बडा कम होगा. अरे आप लॉजिकली सोच के देखो, अगर मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े हैं तो कोलिजन भी फास्ट होंगे,
एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में टाइम बहुत कम होगा, फास्ट कोलिजन होगा। जब कोलिजन फास्ट होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन का टाइम कम होगा तो डिस्टेंस भी तो कम होगा, मतलब लैम्बडा कम हो जाएगा। तो जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो लैम्बडा कम, और मॉलिक्यूल का साइज घटेगा तो लैम्बडा ज़्यादा। और एक बात, ये जो लैम्बडा है मीन फ्री पाथ, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। यहां डेंसिटी से मुराद, यहां पर डेंसिटी का मतलब है, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी ओवर हियर। ओके, तो यहां पर डेंसिटी का मतलब यह है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सिंबॉलिकली रो इज इक्वल टू n बाई वी। तो यह लैम्बडा इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इसके साथ लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो लैम्बडा डिक्रीज हो जाएगा, और अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो लैम्बडा बढ़ जाएगा। सोच के देखो, सेम वॉल्यूम में अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए तो कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ गया तो डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल के बीच का एवरेज डिस्टेंस कोलिजन के बीच का कम हो गया, वो कम हो गया तो लैम्बडा भी कम हो गया। सो इफ डेंसिटी इंक्रीजेस लैम्बडा डिक्रीजेस, इफ डेंसिटी रिड्यूसेस देन लैम्बडा इंक्रीजेस। ऑल्सो दिस लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, इसीलिए हमने यहाँ पे d² लिखा। जब हम लोग इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो एक रिलेशन मिलता है, एक रिलेशन प्रूफ किया जाता है, और वो रिलेशन है लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाइड विथ पाई मल्टीप्लाइड विथ d² मल्टीप्लाइड विथ रो। ये एक रिलेशन है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई d² इंटू रो। ठीक है, अच्छा ये जो रो है इसकी जगह n बाई वी भी रख सकते हैं ना, तो ये रिलेशन ऐसा बन जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई d² इंटू n बाय वी। याद रखिएगा ये जो v है यहाँ पे वो क्या डिनोट करता है, वॉल्यूम। इसको वेलोसिटी मत कंसिडर करना, और इस पूरे चैप्टर में भी हम आगे जो पढ़ेंगे तो ये सिंबल यूज होगा, कहीं पे v वॉल्यूम डिनोट करेगा, कहीं v वेलोसिटी को डिनोट करेगा, तो कंफ्यूज मत होना, हर जगह याद रखते हुए चलो। अगर याद नहीं रहता है तो यहाँ साइड में कहीं भी लिख लिया करो। वैसे मैंने यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है तो अंडरस्टैंडेबल है, आप अपने नोटबुक के अंदर कहीं भी साइड में यहाँ पे इसके बाजू में एरो डाल के वॉल्यूम लिख लो, कंफ्यूज मत होना। सो दिस इज द रिलेशन। ओके, इसका डेरिवेशन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मीन फ्री पाथ। डेफिनेशन कॉपी करिए, ये तीनों चीजें कॉपी करिए, इसको वर्डिंग्स में लिखिए और ये रिलेशन लिखिए, फटाफट कॉपी करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अगर एक कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस को भरा गया है तो वो आइडियल गैस उस कंटेनर के वॉल्स पे कितना प्रेशर अप्लाई करेगी, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू अ डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए कुछ बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड है, वो बेसिक थिंग्स मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी है। वो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि डेरिवेशन के अंदर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए, डायग्राम क्या शो कर रहा है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो तीन एक्सिस आपके पास x, y और z हमने ली हुई है, और आप एक कंटेनर देख रहे हैं, क्यूबिकल कंटेनर है। ये क्या है, एक क्यूब। ओके, सो दिस कंटेनर इज वी कैन से क्यूबिकल। क्यूबिकल मतलब उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सबका सब डायमेंशन सेम है, एंड द लेंथ इज l। ओके, सो हाइट भी l रहेगी और उसकी विड्थ भी l रहेगी। अब इस कंटेनर के अलोंग हमने तीन एक्सिस x और x के परपेंडिकुलर y और z लिए हुए हैं। ये जो y है ये इस तरह इंक्लाइन नहीं है, ये डायग्राम 3D में बना हुआ है। ओके, तो अगर x एक्सिस इस तरह से है तो y एक्सिस इस तरह से अंदर जा रहा है। ये आपका x है, मान लीजिए ये ब्लैक पेन, और ये ब्लू पेन आपका क्या है, y एक्सिस है, और z एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस x एंड y है। तो इस तरह से इस तरह यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, और इस क्यूब के अंदर फिल किया हुआ हमने गैस को। अब गैस के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस गैस हैज, बट वी हैव कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल बिकॉज हमें एनालिसिस करना है कि ये मॉलिक्यूल जो है
ये वॉल पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। हम लोग एक मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करेंगे और सबके लिए एवरेज आउट कर देंगे, बिकॉज हमें सबका अगर हम लोग निकालने जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर आपको पता है देर आर 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर देयर, सो वी कैन नॉट डू फॉर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, हो क्या रहा है यहाँ पे, हमने सारी गैस के पार्टिकल को हटा के एक सिंगल मॉलिक्यूल को लिया और हमने क्या किया, ये मॉलिक्यूल जिस तरफ जा रहा है इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, दिस v डिनोट्स वेलोसिटी, इट इज कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड, तो इस साइड को हमने शेड कर दिया। मान लेते ये शेडेड एरिया है, ये शेडेड वॉल है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आके कोलाइड करेगा इस वॉल पे और यहाँ पे कोलाइड करने के बाद ये वापस जाएगा। अब इस गैस में दूसरे मॉलिक्यूल्स भी है, वो हमने बनाया नहीं है लेकिन है, और ये मॉलिक्यूल उनसे भी कोलाइड कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने उसको अज्यूम नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि डेंसिटी इज वेरी लो। अगर डेंसिटी लो है तो जो मीन फ्री पाथ है, हमने अब भी देखा, जो मीन फ्री पाथ है वो बढ़ जाएगा, और वो कितना बढ़ जाएगा, इट विल बिकम अप टू द लेंथ ऑफ द कंटेनर। तो हम ये मान के चलेंगे आइडियली कि ये मॉलिक्यूल जो है वो किसी और मॉलिक्यूल से कोलाइड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड होगा। मतलब यहाँ इस तरफ जा रहा है तो यहाँ टकरा के यहाँ पे टकराएगा, कोलाइड होगा, यहाँ से कोलाइड होकर यहाँ जाएगा, फिर इस वॉल से कोलाइड होकर वापस यहाँ आएगा, फिर इस वॉल से कोलाइड होकर वापस वहाँ जाएगा। हम लोग इस तरह कंसिडर करके चलेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि द टेम्परेचर, इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। इस वॉल का, ये क्यूब की जो 6 के 6 फेसेस है, इन सब पे टेम्परेचर सेम है। दैट मीन्स दिस गैस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे फिर वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, बिकॉज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी अगर आप हीट दोगे तो। ठीक है, तो एक ये अजम्पशन हम कंसिडर करके चल रहे हैं। दूसरा ये कि ये मॉलिक्यूल जो है वो परफेक्टली रिजिड है, इलास्टिक है, परफेक्टली रिजिड। ओके, ये सारे के सारे अजम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए। और हम लोग ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं सिर्फ आइडियल गैस के लिए। कौन सी गैस के लिए, आइडियल गैस। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ओके, अब यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लो जो डेरिवेशन में यूज होंगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज एल क्यूब, साइड का क्यूब। लीनियर मोमेंटम हम लोग ने डिराइव पढ़ा, लीनियर मोमेंटम इज फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। और ये फेमस फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। एक फॉर्मूला यूज होगा फोर्स का, ये नया फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। वो फॉर्मूला कहां से आया, दैट केम फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, और न्यूटन सेकंड लॉ ये है, फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन इट। ओके, तो ये नया नहीं है, 11th में है फॉर्मूला। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इज फोर्स। ओके, एंड वन अनदर थिंग इज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपनी बुक के राइट हैंड साइड पे एक मार्जिन बना के ये सारे बेसिक फॉर्मूले अच्छी तरह, इससे भी अच्छे वे में आप लिखें, ताकि अगर अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो एट द टाइम ऑफ रिवाइजिंग, एट द टाइम ऑफ रीडिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यू विल बी एंजॉइंग इट रीडिंग। अदरवाइज अगर आप कैसा भी गड़बड़ लिख दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद डेरिवेशन। ओके, अब यहां देखिए हम लोग डेरिवेशन में क्या करने वाले हैं। हम लोग ने सिर्फ इस वेलोसिटी पे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी पे गौर करना है, बाकी किसी पे अभी ध्यान नहीं देना है। अब यहां पे क्या है, ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ आ रहा है v वेलोसिटी से, तो जब वो यहां पे आएगा इस शेडेड वॉल से जब कोलाइड होगा, तो यहां पे कोलाइड होने के बाद वो वापस जाएगा सामने, करेक्ट। फिर वो सामने की वॉल से कोलाइड होगा और कोलाइड होके वापस आएगा। ठीक है, तो कितने कोलिजन हुए सुनो। मान लो अभी वो यहां पे है, दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पे है, वो यहां से इधर गया, इस वॉल से कोलाइड हुआ, दिस इज फर्स्ट कोलिजन। फिर यहां से वापस सामने गया, सेकंड कोलिजन, और वहां से टकराने के बाद अब वो वापस आ रहा है। हमें क्या करना है, वी हैव टू कंसिडर कोलिजन, वी हैव टू कंसिडर द सिनारियो बिटवीन टू कोलिजन। पहला कोलिजन इस दीवार पे, यहां से टकराने के बाद वहां गया दूसरा कोलिजन, और फिर वो वहां से रिटर्न आएगा, तो यहां पे कोलाइड होने से पहले इस सिनारियो को हमने कंसिडर करके चलना है। ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंसिडर टू सक्सेसिव कोलिजन। तो दो सक्सेसिव कोलिजन में क्या चीज हो रही है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए,
अगर ये पार्टिकल v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में जाएगा तो वो यहां पे टकराया, टकराने के बाद जब वो वापस जाएगा, तो जब पार्टिकल वापस जाएगा तो वापस जाने के बाद उसका x जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी x पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा था, वापस जाने के टाइम क्या हो जाएगा, वो -x, करेक्ट ना। अभी वो कैसे जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x में, और जब वापस जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x में। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, इसका जो z डायरेक्शन है, क्या z में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, z जैसा है वैसे ही रहेगा। इसका जो y एक्सिस है, अलोंग y एक्सिस, क्या y एक्सिस पे कुछ फर्क पड़ने वाला है, नहीं। क्या चेंज होगा, खाली इसका x, एक टाइम x नेगेटिव होगा, दूसरी टाइम x माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको अच्छे से। जब पार्टिकल इधर आएगा मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x में आ रहा है, जब टकरा के वापस जाएगा मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x में जा रहा है। z और y को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बोलेंगे सर ये तो पार्टिकल अलोंग द x जा रहा है। अब जरूरी थोड़ी है कंटेनर में पार्टिकल अलोंग द x जाए, कंटेनर में पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, y में जाए, z में जाए, कहीं भी जाए। तो एक बात याद रखिएगा, अगर हम इस तरह का 3D कंटेनर कंसिडर करेंगे तो अगर उसमें कोई एक वेरिएबल x, y, z में से अगर कोई एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसका यह मतलब होता है कि दूसरे दो हमेशा अनचेंज रहेंगे। आप अपने घर के अंदर इस तरह के 3 एक्सिस बना के, एक एक्सिस इस तरह, दूसरा इस तरह, तीसरा इस तरह, 3 एक्सिस बना के ट्राई करके देख लेना। आपको ये कंक्लूड आप करोगे कि अगर हम x को चेंज करें तो y और z चेंज नहीं होते, अगर y को चेंज करें तो z और x चेंज नहीं होते, और अगर z को चेंज करें तो x और y में कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे x को चेंज किया है। तो हम लोग इस पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं हु इज ट्रैवलिंग अलोंग द x डायरेक्शन, इट इज कोलाइडिंग ऑन दिस शेडेड वॉल, and after colliding the collision is elastic, it is going in negative direction of x axis. Okay, now ओके चलो स्टार्ट करते डेरिवेशन, फिर बाद में बीच में जो बातें आती रहेगी मैं बताता रहूंगा। अभी मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो सिर्फ डेरिवेशन के स्टेप्स लिखूंगा। ये जितनी थ्योरी मैंने अभी आपको बताया बच्चों, वो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा उसका समरी। आप टेक्स्ट बुक में से भी उसको लिख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। डेरिवेशन आप बुक में देखोगे तो बहुत लंबा दिखेगा आपको, लेकिन उतना लंबा एक्चुअली ये है नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी राइटिंग द change in linear momentum, the change in linear momentum of the particle, change in linear momentum को मैं डिनोट कर रहा हूं डेल्टा p से। अच्छा, ये जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो रहा है कहां हो रहा है, अलोंग दी x, अलोंग दी x एक्सिस। ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा px। डेल्टा px विल बी व्हाट, डेल्टा px मतलब चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको याद रहे, मैं अभी ये रब कर दूंगा, आप फॉर्मूला लिख ले। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा ये देखिए, जब ये पार्टिकल यहां टकरा गया, टकराने के बाद अब वो वापस जा रहा है तो मास उसका रहेगा v, अब सॉरी m, और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी -v। क्या हो जाएगी, -v। क्यों -v, क्योंकि जब आ रहा था अलोंग द x तो वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, जब टकरा के वापस जाएगा तो वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। तो हमारा जो फाइनल मोमेंटम है वो है -mv। क्या है, -mv। तो फाइनल मोमेंटम की जगह क्या लिखेंगे आप, -m और v। अब ये अलोंग द x डायरेक्शन है तो आप v के साथ x सफिक्स लगा लीजिए। हमने पहला मॉलिक्यूल कंसीडर किया है इसलिए हम x के साथ x के साथ 1 लगा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वी आर कंसीडरिंग ओनली 1 मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। बाद में हम सबके लिए फाइंड करेंगे तो x के साथ 2, 3, 4 सब लग जाएगा, लेकिन अभी एक मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे x के साथ क्या आएगा, 1। ओके, उसके बाद माइनस है इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली वो कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x जा रहा है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन और सफिक्स 1। लेकिन यहाँ पे v कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, बट v कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव। स्टेप समझ में आया, पक्का ना। तो मैं अभी ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वाली चीज को रब करके यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप्स लिखने जा रहा हूँ। ओके, तो हमें स्टेप क्या मिला, -m(vx1) -m vx1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, इट बिकम्स 2m vx
1। दिस वॉज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या फाइंड किया हमने? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब ये फाइंड करेंगे हम क्या, ये जो पार्टिकल है ये इस वॉल पे कितना फोर्स लगाएगा, दैट वी हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? ये पार्टिकल इस वॉल पे कितना फोर्स लगाएगा। तो हम लिखेंगे फोर्स exerted by the particle on shaded wall। ये जो शेडेड वॉल है वहां पे पार्टिकल कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला लिख लिया आप? लिख लिया? ओके। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। सो योर फोर्स इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि चेंज इन टाइम बिटवीन टू कोलिजन। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, अब यहां देखिए क्या P फाइनल माइनस P इनिशियल हम यहां फाइंड कर चुके हैं चेंज इन मोमेंटम, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डेल्टा PX डिवाइड बाय डेल्टा T, है ना। ओके, डेल्टा PX क्या है हमारा? माइनस 2m VX1 डिवाइड बाय डेल्टा T चेंज इन टाइम। अब यहां हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब यहां देखिए ये पार्टिकल यहां पे टकराया, सामने गया, सामने आके वापस फिर से यहां पे टकराया, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? देखिए जब वो यहां से वहां गया तो डिस्टेंस ट्रेवल किया L, जब वहां से यहां आया तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 2L। सो दैट्स व्हाई द डिस्टेंस इज व्हाट? 2L एंड द स्पीड इज व्हाट? V। करेक्ट ना? समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बट डेल्टा T is equal to distance upon speed, distance is 2L and speed is Vx1। मतलब इस पार्टिकल की स्पीड मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूं इसको, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन और यहाँ पे 1। अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे यहाँ पे। सो F becomes F is equal to minus 2 mvx1 अपॉन डेल्टा टी गया 2L बाय Vx1। आप देख सकते हो 2L बाय Vx1। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये Vx1 ऊपर जाके Vx1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा m बाय L, यहां पे मिला हमको Vx1 का स्क्वायर, m बाय L Vx1 का स्क्वायर। ये क्या मिला बच्चों आपको? फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल ऑन शेडेड वॉल। इस पार्टिकल के जरिए इस शेडेड वॉल पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया? इतना। अच्छा, अब इस कंटेनर पे अब दूसरे पार्टिकल के बारे में सोचो। दूसरे वो पार्टिकल जो सबके सब एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो पहला मॉलिक्यूल था ना, पहला पार्टिकल था। इस तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो एक्स डायरेक्शन में जाएंगे। करेक्ट? तो उन सब के जरिए अप्लाई किया हुआ एवरेज फोर्स कितना होगा वो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। क्या हम इस तरह से लिखेंगे? Therefore, force exerted by all molecules या particles भी लिख सकते हो traveling along x direction कितना होगा? बस यहां पे ऐड होता चला जाएगा। हम इस तरह से लिखेंगे F is equal to m by L Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 का स्क्वायर अप टू Vxn का स्क्वायर। सारे के सारे पार्टिकल समझ गए? पक्का? ओके, इतना तो समझ में आ गया कि हमने सारे के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी ले ली। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, मैं वही बात बता रहा हूं, क्या हम सारे पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं? क्या हम सारे के सारे पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं जो एक्स में जा रहे हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हमको यहां पे लेना पड़ेगा एक और चीज। क्या? वो ये है
एवरेज, यहाँ पे आप लिखेंगे बट एवरेज स्क्वायर, या आप ऐसा लिखो मीन स्क्वायर, एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स अलोंग एक्स। ये जो सारी स्पीड है उसका हम निकाल रहे मीन कैसे निकालता है? मीन इज इक्वल टू पहला पार्टिकल का स्क्वायर, दूसरा पार्टिकल का स्पीड का स्क्वायर, तीसरा पार्टिकल का स्पीड का स्क्वायर, अप टू n पार्टिकल का स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या इसी तरह निकाला जाएगा? करेक्ट ना? सो Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर डिवाइड बाय n इज v स्क्वायर x। अब यहाँ सब जगह आप बार डाल दो। बार इसलिए डालो क्योंकि जो स्पीड होती है बच्चों वो कैसी है, सॉरी वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा ये कि जब वॉल्यूम हम लिखेंगे तो वॉल्यूम से हमारा ये जो वेलोसिटी है वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी v है उसमें सब जगह बार डालते हुए चलो ताकि आपको एंड में कंफ्यूजन ना हो जब हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लो, Vx1 Vx2 Vx3 Vxn, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? इसकी वैल्यू बनेगी v स्क्वायर x इंटू एन। करेक्ट ना? हम वही यहाँ पे लिख रहे हैं दैट Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर अप टू Vxn स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल v स्क्वायर x इंटू एन। ये हमको यहाँ से क्या मिली? इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे, इस पूरे की जगह हम क्या पुट करेंगे? v स्क्वायर x इंटू एन। वी आर गोइंग टू पुट v स्क्वायर x इंटू एन। लेकिन अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं अभी ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट रब करूंगा। आप पहले इस पार्ट को कॉपी कर ले, फटाफट कॉपी कर ले, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ द एवरेज फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, हम लिखेंगे द एवरेज फोर्स ऑन शेडेड वॉल F will be equal to what? m by l as it is copy। ये पूरे टर्म की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? v स्क्वायर x इंटू एन, v स्क्वायर x इंटू एन। ये हमें मिला एवरेज फोर्स ऑन शेडेड वॉल। अच्छा, व्हाट अबाउट एवरेज प्रेशर? देयरफॉर एवरेज प्रेशर ऑन शेडेड वॉल। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं यहां पे लिखूंगा एवरेज प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स, क्या है हमारा? फोर्स है m बाय एल v स्क्वायर x इंटू एन। ये हमारा क्या हो गया? फोर्स। इसको किससे डिवाइड करना है? इसको एरिया से। तो देखो m बाय एल इंटू एल स्क्वायर क्या बन गया? एल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं होना, एरिया एल स्क्वायर कैसे आया? अरे जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर। और ये एल स्क्वायर जब एल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? एल क्यूब। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास आ गया वी स्क्वायर एक्स इंटू एन। इतना समझ गए आप? अच्छा, अब यह बात ध्यान से सुनना, जिस तरह का प्रेशर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है m बाय एल क्यूब वी स्क्वायर एक्स इंटू एन, इसी तरह का प्रेशर लगेगा y डायरेक्शन में। खाली क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पे वी वाई आ जाएगा। इसी तरह का प्रेशर लगेगा z डायरेक्शन में, क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पे आ जाएगा वी जेड। लेकिन ये जो फिगर है ये सिमेट्रिकल फिगर है, x डायरेक्शन में l है, y डायरेक्शन में भी l है, z डायरेक्शन में भी l है। सिंस फिगर इज सिमेट्रिक, बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ फिगर, ये जो v स्क्वायर x है दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर y एंड दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर z। ये जो एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की है, एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, दैट विल बी सेम अलोंग द x, अलोंग द y एंड अलोंग द z। क्यों सेम रहेगी? क्यों सेम रहेगी बोलो? बाय सिमेट्री। फिगर हमारी कैसी है? सिमेट्रिक है। अच्छा, अगर मैं टोटल वेलोसिटी को v मान लूं, अगर मैं टोटल वेलोसिटी को v स्क्वायर मान लूं, तो उस v स्क्वायर में से x डायरेक्शन में कितनी लग रही है? देखो टोटल कितनी है? v स्क्वायर। उस v स्क्वायर में से कुछ x पे लग रही है, कुछ y में जा रही है, कुछ z में जा रही है। टोटल कितना है? v स्क्वायर। तो एक एक को कितना जाएगा?
बताओ एक एक को कितना जाएगा, ऑब्वियसली एक एक को इसका 1/3 जाएगा, 1/3 इसको, 1/3 इसको, 1/3 इसको, और टोटल क्या बन जाएगा v स्क्वायर। तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे दिस इक्वल टू 1/3 v स्क्वायर, वेयर v स्क्वायर इज टोटल वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन। v स्क्वायर इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन। ये बात समझना बहुत जरूरी है, समझ गए ना आप। vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर इक्वल हो गए, लेकिन टोटल वेलोसिटी को हमने v स्क्वायर माना, तो v स्क्वायर अगर टोटल है मतलब एक एक इन तीनों का एक एक जो है वो टोटल का कितना होगा, 1/3 होगा। ये हमने यहाँ पे लिखा। अब देखो फ्रॉम दिस v स्क्वायर एक्स की जगह 1/3 v स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो v स्क्वायर एक्स है इसकी क्या लिखेंगे 1/3 v स्क्वायर। सो आई एम गोइंग टू राइट p इज इक्वल टू, ध्यान देना मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ m बाय, बच्चों जो l क्यूब है, ये l क्यूब क्या इसका वॉल्यूम है, l क्यूब क्या है इसका वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m बाय कैपिटल V। बड़ा V इसलिए लिखोगे ताकि आपको पता चले ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी से मिक्स मत करना। उसके बाद ब्रैकेट में आ जाओ, ब्रैकेट में है यहाँ पे v स्क्वायर एक्स, लेकिन v स्क्वायर एक्स की मैं लिख रहा हूँ 1/3 v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, और साथ में n एज इट इज कॉपी। क्या मिला हमको, ये प्रेशर। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिखता हूँ P इक्वल टू 1/3, पहले लिख दो 1/3, उसके बाद आप लिख लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, V को नीचे लिख लीजिए और ब्रैकेट में m और v स्क्वायर का लिख दो। सो m v स्क्वायर यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। यह एक्सप्रेशन क्या डिनोट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। ये सब आप नीचे वाला लिख लो, ओके। आई होप आपने लिखा ही होगा, इसको नहीं लिखा है तो रिवाइंड करके उसको आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। तो अगर एक आइडियल गैस इस तरह कंटेनर में भरी हुई है तो कितना प्रेशर डालती है, P इक्वल टू 1/3 n/v mv स्क्वायर, वेयर P इज प्रेशर, 1/3 एज इट इज, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V इज द वॉल्यूम, V क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और ये m मास, और V बार इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन, उसका स्क्वायर। सर ये इक्वेशन लाने का मकसद क्या था, इतना लंबा हमने काम जाम किया, क्या मकसद था, मकसद ये था बच्चों कि आप देख सकते हो V वेलोसिटी और P प्रेशर है। वेलोसिटी इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड P इज प्रेशर रिलेटेड टू मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। तो हमने काइनेटिक टर्म को मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से रिलेट कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज वी आर स्टडिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ना। हमें ये फाइंड करना था कि प्रेशर टेम्परेचर वगैरह क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, इन द फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक्स। तो हमने P और V को रिलेट किया। इसी तरह हम आगे इसको P और T को भी रिलेट करेंगे, T और V को भी रिलेट करेंगे, RMS स्पीड फाइंड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप इस इक्वेशन से कर सकते हो। तो आप ये समझ के चलो कि ये इक्वेशन जो आपको मिली है ये आपकी की इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, की इक्वेशन। इससे आपको बहुत सारी आगे की चीज़ें आप डिराइव कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको भूलना नहीं है, इसको अच्छी तरह याद करना है। तो दिस एक्सप्रेशन इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। दूसरी एक बात अच्छी तरह समझो, ये हमने क्यूबिकल वेसल के लिए डिराइव किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली ये बात प्रूव्ड है कि ये जो इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला हमको मिला है, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ शेप। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, ऑल्सो वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ शेप ऑफ द वेसल। वेसल का कोई भी शेप हो उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आप स्क्रीन को पॉज करो, पूरा डेरिवेशन कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आगे वीडियो पर देखना, पहले ये पूरा डेरिवेशन फिर से एक बार देखो। इसमें क्या था, सबसे पहले हम लोग ने मोमेंटम फाइंड किया, चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया, फोर्स फाइंड किया, प्रेशर फाइंड किया, प्रेशर के बाद हमको ये फॉर्मूला मिल गया। है तो सिर्फ 4 ही स्टेप, बस ये कि थोड़ा सा लंबा जाता है, बिकॉज एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हम लोग डील कर रहे हैं। समझ में आ गया? पॉज करो, स्क्रीन को फटाफट कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रूट मीन स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म इसका है RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब ये स्पीड क्या होती है मैं अभी आपको डिराइव करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तीन बेसिक फॉर्मूले देख लो जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस की इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फॉर्मूला। अच्छा, ये m जो है वो टोटल मास ऑफ द गैस है। कंसिडर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, अगर मैं उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करूंगा तो गैस का टोटल मास मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पे, टोटल मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हियर आई कैन राइट, अभी हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी प्रेशर की, वो इक्वेशन क्या मिली थी हमको, वी गॉट प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस इज इक्वल टू 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय V, V इज वॉल्यूम, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू V स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको मिला था। हम एक काम करते हैं, यहां से जो V स्क्वायर है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो V स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 और P और V ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा M इंटू कैपिटल N विच इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, अब देखिए क्या PV की जगह NRT लिख सकते हो आप, करेक्ट ना। सो PV की जगह मैं लिख रहा हूं NRT डिवाइड बाय, अच्छा, मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या टोटल मास ऑफ द गैस होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल मास ऑफ द गैस M। ये आप वहां से रिलेट करते जाओ, फॉर्मूले सब लिख दिया मैंने वहां पे। अब देखिए 3, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। सो डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला ओवर हियर, मास अपॉन मोलर मास, ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको, RT एज इट इज डिवाइड बाय M एज इट इज। आप देख सकते हो यहाँ M और M कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 3RT और नीचे आपके पास क्या आ गया M0, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास V स्क्वायर। अगर मैं V स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ V स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, V ओनली, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ V स्क्वायर इज V ओनली, which will be equal to under root of 3RT by M0, under root of 3RT by M0. This is nothing but root mean square. क्यों उसको root mean square कहता है, this is root of mean square. ये V क्या है, ये V is the mean of all velocities। हमने mean of all velocities का क्या लिया हुआ, स्क्वायर, तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ मीन। फिर स्क्वायर ऑफ मीन का हमने क्या लिया हुआ है, रूट, इसीलिए इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसे हम इस तरह लिखते हैं VRMS, रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय M0। समझ में आ गया, इसका नाम है RMS स्पीड। अब यहां पे आपकी बुक में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडिशनल इन्फो, वो क्या है वो आप ध्यान से सुनिए, हो सकता है एग्जाम में आपको वो पूछ लेवे। अगर आपको 11th में याद होगा तो 11th में हमने साउंड की स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला देखा था। साउंड जब किसी गैस में, किसी मीडियम में पास होती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वह गामा RT बाय M0, वेर M इज नथिंग बट मोलर मास, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, गामा इज अडियाबेटिक कांस्टेंट। अगर मैं दो फॉर्मूले को कंपेयर करूं तो पार्टिकल की RMS स्पीड कितनी है, 3RT बाय M0, रूट 3 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, गामा। बच्चों ये जो गामा है, ये गामा की वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक गैस, कौन सी गैस, ये एक्चुअली भी आगे भी आएगा मोनो एटॉमिक का कॉन्सेप्ट, फॉर गामा फॉर मोनो एटॉमिक इज 5/3। तो गामा की वैल्यू 5/3 है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5/3, यहाँ पे कितना है 3, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि 5/3 इज लेस देन 3, 5/3 इज लेस देन 3। 5/3 को कैंसिल करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दिस इज लेस देन 3। बताना ये चाहते हैं आपको कि साउंड की जो स्पीड होती है किसी भी मीडियम में, वो उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल की RMS स्पीड से कम होती है। बस वही आपको बताना मकसद था। तो ये फॉर्मूला आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा कि द RMS स्पीड ऑफ द साउंड या फिर स्पीड ऑफ द साउंड इन मीडियम इज लेस देन द RMS वैल्यू ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन दैट पर्टिकुलर मीडियम।
ओके, तो एमसीक्यू वगैरह के अंदर आपको पूछ सकते हैं। बेसिकली आपको क्या याद रखना है इसमें, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आपको डिराइव करने बोला जा सकता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इन अ गैस मीडियम यूजिंग द इक्वेशन फॉर प्रेशर अप्लाइड बाय द आइडियल गैस। तो ये आपको डिराइव करने के लिए बोला जा सकता है 1 या 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करिए, आप ये यहां से लेके यहां तक पूरा कॉपी कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। हमने अभी जो फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला डिराइव किया आइडियल गैस के प्रेशर का, उसमें हमको फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/3 N/V mv स्क्वायर। यहां पर हमें प्रेशर का टर्म मिला, टेम्परेचर का टर्म हमें नहीं मिला, तो हमें अब क्या करना है, उसी फॉर्मूले में टेम्परेचर का टर्म लाना है। ठीक है, तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास था, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ N/V mv स्क्वायर, वेयर दिस v इज वॉल्यूम, v स्क्वायर इज वेलोसिटी। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या 1/3 एज इट इज रखो, N/V एज इट इज रखो, यहाँ पे हाफ लगा दो और mv स्क्वायर लिखो। क्या करो, हाफ लगाओ और mv स्क्वायर लिखो। जब मैंने यहाँ पे हाफ लिखा तो इस हाफ को बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। फॉर्मूले में हाफ था, क्या हमने एक्स्ट्रा लगाया, तो हाफ को बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि हमें एक फॉर्मूला चाहिए था। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, ये बात हम जानते हैं ना। तो देखो हमें वही चीज यहाँ पे चाहिए थी, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से P इज इक्वल टू 1/3 N/V, ये 2 को यहां लेके आ जाओ, करेक्ट ना, ला सकते हो ना, और यहां पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ये बात याद रखिए, यहां पे क्या है, ये V। स्टूडेंट्स अगर ये V को मैं यहां ले जाऊं तो क्या वो PV बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये PV, करेक्ट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला था इस इक्वेशन में N इंटू हाफ mv स्क्वायर, एक काम कीजिए आप अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मत पुट कीजिए, इसको आप ऐसे ही रहने दो, खाली बस V को यहां पे ले जाके PV कर दो, हाफ mv स्क्वायर, ये V पे 12। ओके, ये फॉर्मूला क्या डिनोट करता है, दिस फॉर्मूला शोस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मुझे सबकी फाइंड करना है तो आई कैन राइट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, सबकी फाइंड करना है, तो इस काइनेटिक एनर्जी के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, करेक्ट। सो आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ mv स्क्वायर, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ mv स्क्वायर। ये v पे सिर्फ स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये स्क्वायर v पे है, सब पे नहीं है। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। तो हमने एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किया, हमें टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी इज 0। क्यों 0? फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस पार्टिकल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग। अब ये क्या है, इसको समझना पड़ेगा, पार्टिकल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग डेरिवेशन आइडियल गैस का कर रहे हैं, आइडियल गैस में पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। अगर इंटरैक्शन नहीं हो रहा है तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, खाली पार्टिकल्स का मूवमेंट है, और मूवमेंट से जो एनर्जी आ रही है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग E से डिनोट करेंगे, खाली किससे डिनोट करेंगे, E से। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये जो पूरा फॉर्मूला है N इंटू हाफ mv स्क्वायर, N इंटू हाफ mv स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, E। तो मैं इस पूरे की जगह लिखने जा रहा हूं E। सो योर PV इज इक्वल टू 2/3, सॉरी N, और पूरे की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, E, 2/3 इंटू E। यहां से E क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 3PV/2, 3PV/2।
व्हाट इज पीवी का फॉर्मूला, एन के बी टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 इंटू एन इंटू के बी इंटू टी, यहाँ पे क्या है ई, ये एन को यहाँ पे लेके आ जाओ डिनोमिनेटर में, तो ई बाय एन विल बी इक्वल टू 3/2 के बी इंटू टी। ये जो इक्वेशन आपको मिली, काय की इक्वेशन मिली है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है वो क्या है, दिस टर्म इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 कांस्टेंट, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यू कैन से दैट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल is proportional to absolute temperature। ये जो T है वो क्या है आपका, absolute temperature। ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि your E by N is directly proportional to absolute temperature। ये इक्वेशन हमने क्यों डिराइव की, दिस इक्वेशन रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर टेम्परेचर T विथ एनर्जी। सो दिस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इट रिलेट्स द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करती है किससे, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर यहाँ इस केस में क्या है, टेम्परेचर। ओके, सो दिस वाज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। तो जरा इस पार्ट को कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक्चुअली ये अचीव किया था मार्क्सवेल्स ने, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मार्क्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें है क्या एक्चुअली, पहले आप एग्जांपल से बात समझिए। आपको एक इलाके का, एक एरिया का सर्वे करने दिया गया और आपको ये फाइंड करने कहा गया कि आप फाइंड कीजिए कि इस एरिया में कितने लोग ऐसे हैं, या आपको ये कहा गया कि आप ये फाइंड कीजिए कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो 50 से 55 तक की एज वाले लोग हैं, उन सबका एक एक का आप रिकॉर्ड रखो। तो अगर आपको किसी एरिया के अंदर लोगों की एज का रिकॉर्ड रखना है, तो आपके लिए सबसे मुश्किल ये होगा कि आप एक एक परसेंट की एज का रिकॉर्ड नहीं रख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक क्लास बनाएंगे कि 1 से लेकर 5 तक की एज वाले इतने हैं, 50 से लेकर 60 तक की एज वाले इतने हैं, उसी तरह 50 से 55 तक की एज वाले इतने हैं। आप एक क्लास बनाएंगे और फिर उस क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल्स आ रहे हैं उसको आप बताएंगे। बिल्कुल उसी तरह यहाँ किया गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होती है, हम एक एक मॉलिक्यूल के नहीं बता सकते। तो हमने क्या किया, हमने फाइंड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड हमने फाइंड किया और एक डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ किया। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड है, इसका क्या मतलब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड। तो अब इस ग्राफ से, अगर आपने इस ग्राफ को अचीव कर लिया तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको ये मिलेगा, देखिए मान लेते हैं यहाँ पार्टिकल की स्पीड v है, तो जो यहाँ वाले होगी इनकी कितनी होगी, v प्लस डी वी ना, बिकॉज हमने डिफरेंस कितना लिया है dv, करेक्ट। तो अगर आपको यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन पता है, n भी पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अ फंक्शन ऑफ v पता है और आपको dv पता है, तो सिंपली आपको जो n dv है, ये जो n dv है, ये क्वांटिटी आपको दे देगी कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है जो v से लेके v प्लस dv तक की स्पीड में लाई कर रहे हैं। क्या देगी आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन v and v plus dv speed। सो दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मार्क्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको ये पता है और आपको ये पता है dv, तो आप दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर लाइंग बिटवीन द स्पीड्स v एंड v प्लस dv। ये v और v प्लस dv कोई भी स्पीड हो सकती है। मान लो ये 243 है तो ये 244 हो सकती है, ये 245 है तो ये 246 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आपको ये स्पीड डिफरेंस पता है और आपको ये पता है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ v। जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग दिस टू यू कैन गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पीड। दिस इज मार्क्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। कॉपी कीजिए इसको, ग्राफ बनाइए, ग्राफ के अंदर ये सब शो करिए
और ये भी आप साइड में कहीं लिख ले ताकि आपको इसका आइडिया रहे। ओके, कॉपी कीजिए फास्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब ये लॉ क्या कहता है वो सुन लो पहले स्टेटमेंट। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ एवरी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ kBt। अब ये अगर आप ऐसा डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, आपको इसको रिलेट करना पड़ेगा पिछले टॉपिक से। कौन सा टॉपिक? इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी। वहां हमने फाइंड किया एनर्जी E इज इक्वल टू 3/2 kBt। आपको याद होगा हमने फाइंड किया था E इज इक्वल टू 3/2 kB इंटू टी, हमने ये चीज फाइंड की थी। ठीक है, बस ये इसी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसी के रिलेटेड है। क्या बताना चाह रहे हैं वो सुनो। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ, यहां तक तो ठीक है, किसके साथ? विथ एवरी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने फाइंड किया था कि द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला था हमारा हाफ mv²। लेकिन ये जो बच्चों v है वो v x डायरेक्शन का भी है, y डायरेक्शन का भी है, z का भी है, ये कंबाइन v है ना। तो मैं इस v को टुकड़े करके लिख रहा हूं, हाफ m vx² प्लस vy² प्लस vz²। हमने इसको ब्रेकअप करके लिखा तो ये ऐसा बन जाएगा हाफ m vx² हाफ m vy² हाफ m vz²। करेक्ट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ही हमारी टोटल एनर्जी थी। हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी का टर्म 0 था, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा E, और E का फॉर्मूला क्या है? 3/2 kBt। कितना है? 3/2 kBt। अब यहां बात सुनो, हमने ये भी देखा था कि सिमेट्री ऑफ कंटेनर की वजह से हमारा Vx, Vy और Vz इक्वल है, हमने देखा था। अगर ये तीनों टर्म इक्वल है, क्या लिखेंगे? सिंस Vx, Vy, Vz आर इक्वल, देयरफॉर हाफ mvx² इज इक्वल टू हाफ mvy² इक्वल टू हाफ mvz² ना। सो वी कैन राइट हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz², सॉरी प्लस नहीं, these all terms are equal. Since this condition is satisfied, therefore all terms are equal. अब देखिए, अगर ये तीनों टर्म इक्वल है और इन तीनों का सम 3/2 kBt है, इन तीनों का सम कितना है? 3/2 kBt, तो एक के पास कितना जाएगा? अरे ये 3/2 kBt इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड ऑल ऑफ दीज आर इक्वल। सो कैन आई से 3/2 kBt का 1/3 इसको जाएगा, 3/2 kBt का 1/3 इसको जाएगा और 3/2 kBt का 1/3 इसको जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वल है। दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस ऑल आर इक्वल एंड दिस इक्वल टू 3/2 kBt का 1/3। 3/2 kBt का 1/3 कितना होगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमको यहाँ पे मिलेगा हाफ kBt। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ? हाफ kBt। What can I write? हाफ kBt। क्या यही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट है? द एनर्जी एसोसिएटेड विथ एवरी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरी कंपोनेंट का मतलब कंपोनेंट अलोंग x, कंपोनेंट अलोंग y, कंपोनेंट अलोंग z। एवरी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ kBt। दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका एक और स्टेटमेंट है जो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके अंदर ये आएगा। लेकिन अभी के लिए आप इसको याद कीजिए और इसको कॉपी कीजिए, इसको समझना है आपको। देखो ये सारा का सारा आपको एकदम अजीब सा नया लग रहा होगा, हम एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसको छोड़ के इस पर कुछ पूछ ही नहीं सकते ये लोग। सिंपल सिंपल सी चीज़ें धीरे धीरे में पूछेंगे, ये समझ आ गई। और ये हाफ kBt ये याद रखना, ये अभी आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में आएगा। इसको मैं मार्क कर देता हूं अलग कलर की पेन से ताकि आप इसको याद रख सको, बिकॉज दिस इज यू नो इट इज की कॉन्सेप्ट। एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो, चाहे रोटेशनल हो, चाहे वाइब्रेशन हो, हर टर्म के साथ एनर्जी कितना होता है? हाफ kBt। कितना होता है? हाफ kBt। ये बात एकदम अच्छे से दिमाग के अंदर बिठा लो। एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी component of not only translational but also vibrational but also rotational is half kBt। ये भी आगे आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में।
स्क्रीन को पॉज करो, ये सब कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद रखना। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, पहले डेफिनेशन समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। हम डेफिनेशन में बाद में जाएंगे, पहले ये समझ लेते हैं ओरली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। मान लेते हैं मेरे पास ये एक पार्टिकल है, ये एक पेन का क्या पार्टिकल है। मैं अगर 3 एक्सिस कंसिडर करूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये जो पेन का ढक्कन है ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। मतलब इस कैप को 3 एक्सिस पर घूमने की परमिशन है ना। तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करना है, तो आई हैव टू राइट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अगर मैंने 3 कोऑर्डिनेट लिख लिया तो मतलब मैं क्या करूंगा, इसके परफेक्ट पोजीशन को बता सकता हूं। मान लो अगर हमने उसको सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करने की परमिशन दी, वाई और जेड में नहीं मूव कर सकता, तो अब इसका पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट काफी है। तो वो जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो जो कोऑर्डिनेट है या वो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी x है, वो क्या बता रही है, इस पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि इसको सिर्फ x पर घूमने की आज़ादी है। मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट लिखा गया x और y के फॉर्म में, तो उसका मीनिंग ये है कि ये x और y प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है, z में नहीं जा सकता। मान लो इसका लिखा गया कोऑर्डिनेट x, y, z तीनों फॉर्म में, तो वो तीनों फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट लिखना इस बात को दर्शाता है कि इस कैप ऑफ पेन को 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हासिल है। मतलब वो 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस पर कहीं भी मूव कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आया। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली टेल्स यू अबाउट हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन कंप्लीटली। वो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या इन शॉर्ट सिंपल वर्ड में इसको कितना घूमने की आज़ादी है। फ्रीडम ना, फ्रीडम मतलब आज़ादी, इसकी कितना घूम सकता है, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने की जरूरत हमको क्यों पड़ गई बच्चों, हमको इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिलेट करना है वो हाफ केबीटी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अभी इस टॉपिक में हम सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं कि जो गैसेस होती है उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो गैसेस होती है दे आर नॉट ऑफ सिंगल नेचर। हीलियम ये गैस है, कैसी है, कितने मॉलिक्यूल होते हैं उसमें, सॉरी कितने एटम्स होते हैं, इट इज अ मोनो एटॉमिक गैस। तो गैस आपकी कैसी हो सकती है, इट कैन बी मोनो एटॉमिक, करेक्ट, और द गैस कैन बी डाई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब कौन सी, कोई एग्जांपल दो, हीलियम। डाई एटॉमिक मतलब कौन सी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, N2। जितनी गैसों को आप 2 लिखते हो दे आर डाई एटॉमिक। अच्छा, पॉली एटॉमिक भी हो सकती है, तो पॉली एटॉमिक कैसा लिखेंगे, NH3, अमोनिया गैस N और H3, दिस इज पॉली एटॉमिक, इट हैज मोर देन 4 एटम्स, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3। तो गैस कैसी भी हो सकती है। तो हम 1 बाय 1 बात करते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस और डाई एटॉमिक गैस, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। मान लेते हैं हीलियम। अब हीलियम मोनो एटॉमिक है, मतलब सिंगल एटम है, तो ये सिंगल एटम या तो एक्स में जा सकता है, या तो वाई में जा सकता है, या तो जेड में जा सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 है। कौन कौन सा 3 है, एक्स, वाई और जेड। जब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी, जो इसका टोटल एनर्जी है 3/2 kBT, दैट विल बी अलोंग एक्स, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड ऑल्सो, करेक्ट ना। कहने का मतलब यह है कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 3 मतलब अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड। अच्छा, हमने अभी एनर्जी पढ़ा था, एनर्जी कितना होता है, एनर्जी हमने देखा था इट इज 3/2 kBT। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर मैं इसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी लिखूं, ट्रांसलेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बोल दो आप, तो कितनी बन जाएगी वो, हाफ m vx², हाफ m vy², हाफ m
VZ², सब पे बार आएगा। ओके, हमने अभी देखा था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में कि द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच एनर्जी टर्म इज व्हाट, इज हाउ मच, 1/2 kBT, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो 1/2 kBT इसके साथ, 1/2 kBT इसके साथ और 1/2 kBT इसके साथ, इट टोटली इट बिकम्स 3/2 kBT। कितना बन गया ये? 3/2 kBT, जो कि हमने अब भी देखा था थोड़ी देर पहले ही मोनो एटॉमिक के लिए। करेक्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट मोनो एटॉमिक। ये एकदम सिंपल सी चीज़ है, ये आप पहले से जानते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात इसमें आएगी डायटोमिक में। अब देखिए, जब डायटोमिक की हम बात करते हैं तो डायटोमिक में 2 और एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल O2 की बात करें तो O2 कैसा बना होगा? ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा मान लेते हैं, और ये दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। करेक्ट ना? एंड मान लो इसको हमने रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस हमारी, और इसके परपेंडिकुलर है हमारी जेड एक्सिस। मान के चलो इसको, ये एक्स एक्सिस है इस तरफ वाई एक्सिस है, और ऊपर की तरफ कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। और ये हमारा O2 का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे बीच में O2 के बीच में क्या है? बॉन्ड है। तो डायटोमिक का एनालिसिस करते वक्त एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि हम इसको क्या कंसीडर करके चल रहे हैं। आइदर वी आर कंसिडरिंग इट एज अ रिजिड और नॉन रिजिड। यहां पे क्लासिफिकेशन हो जाता है बच्चों, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। एक तो ये होगा रिजिड, या तो हम इसको मानेंगे नॉन रिजिड। देखो एक्चुअली अगर देखा जाए तो नेचर में रियली सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डायटोमिक, दे आर बाउंडेड विद द कोवैलेंट बॉन्ड, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट परफेक्टली रिजिड बट दे आर नॉन रिजिड। बट अगर हम लोग इसको रिजिड अज्यूम करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल जाएगा, और अगर नॉन रिजिड अज्यूम करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल जाएगा। सर कैसे बदल जाएगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो यहां पे मेरे पास ये एक पेन है, यहां पर ये जो कैप है ब्लैक कलर का, ये डिनोट करता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये जो रेड कलर है ये डिनोट करता है दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ठीक है, और ये दोनों के बीच में बॉन्ड है। अब ये पूरा सिस्टम एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो कहना है इसे दिस सिस्टम हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं इसके लिखने जा रहा हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और मैं इसको मान रहा हूं रिजिड। क्या मान रहा हूं? रिजिड। रिजिड मानने का मतलब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितने? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसके पास और डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्या? ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको एक्स में इस तरह से रखा हुआ है तो देखो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये इस तरह से घूम भी तो सकता है। अरे मोनो एटॉमिक अगर सिंगल एटम वाला अगर घूमेगा अपनी जगह पे, तो अपनी जगह पे घूमने से उसका पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ये डायटोमिक घूम रहा है तो घूमने से इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा। करेक्ट ना? तो अब ये देखिए कि कितनी तरह घूम सकता है। एक तो देखो ये अलोंग द वाई घूम सकता है, वाई एक्सिस ऐसे जा रही है तो ये अलोंग द वाई घूम रहा है। करेक्ट। दूसरी एक बात, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ जा रही है तो ये ऐसे भी तो घूम सकता है। सो कैन आई से इट कैन रोटेट अबाउट वाई एक्सिस, ऑल्सो इट कैन रोटेट अबाउट जेड एक्सिस। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इसके पास अगर हम देखें तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इसके पास 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितने? 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गए 5। अगर मुझे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं मैं? आई कैन राइट टोटल एनर्जी इज हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, प्लस ये रोटेट भी हो रहा है कौन सी एक्सिस पे? जेड और वाई पे। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कौन सी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है? वाई, तो यहां पे लिख देंगे वाई। और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कौन सी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है? जेड, तो यहां पे लिख देंगे जेड। अब यहां पे लगाओ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो देखो हाफ केबीटी इसके पास, 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 कितने हो गए?
टोटल हो गए 5/2 kBt. So the total energy here it will be 5/2 kBt because half kBt term is associated with each and every component of kinetic energy. Either it can be translational, either it can be rotational. मेरी बात समझ में आ रही है? आप देखो हर टर्म यहाँ पे v पे स्क्वायर, यहाँ पे v पे स्क्वायर, यहाँ पे v पे स्क्वायर, या ओमेगा पे स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा पे स्क्वायर, तो हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म. ये जो टर्म है ना स्क्वायर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म. सो वी कैन से दैट एनर्जी हाफ kBt इज एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक टर्म. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को ऐसा भी कहा जाता है. आइए अब नॉन रिजिड की बात करते हैं. नॉन रिजिड का मतलब ये होगा कि ये जो मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है ये रिजिड नहीं है. अगर रिजिड नहीं है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा. ये यहाँ पे दूर भी जा सकता है और इसके करीब भी आ सकता है, करेक्ट ना. तो ये ऑसिलेट हो सकता है. क्या हो सकता है? वाइब्रेट. हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? वाइब्रेट. तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे. 3 ट्रांसलेशनल अपनी जगह, ठीक है, और 2 रोटेशनल अपनी जगह, और साथ में इसके पास आ जाएगा एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्या आ जाएगा? एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. आर यू गेटिंग मी? अच्छा, ट्रांसलेशन और रोटेशन को कैसे लिखना है वो तो मैंने यहां पे बता दिया. मैं यहां पे खाली वाइब्रेशन लिख के दिखा देता हूं. देखिए ई वाइब्रेशन को इस तरह से लिखते हैं, हाफ mu² प्लस हाफ kr². ये जो हाफ mu² है एक्चुअली u वेलोसिटी है. दिस इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज हाफ kr². दिस इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी. इसमें k क्या है? k कांस्टेंट है. और ये r क्या है? दिस r इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. डिस्टेंस बिटवीन 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला वाइब्रेशन का कहां से आया? बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये हम ऑसिलेशन में डिटेल में पढ़ेंगे. एक्चुअली ऑसिलेशन में जब आप टोटल एनर्जी पढ़ोगे ऑसिलेटिंग सिस्टम का, तो वहां पे आपको इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा. हम वहां डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली इतना याद रखो. तो देखो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल. और वाइब्रेशनल के अंदर भी 2 आ गए ना. देखो इसमें एनर्जी वाला टर्म कौन कौन सा है? एक ये वाला और एक ये वाला. यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है. तो यहां पे हाफ kBt किसके किसके साथ लगेगा? गिनते हैं. 3 यहां, 2 यहां, कितने हो गए? 5. उसके बाद वाइब्रेशनल एक ही है, लेकिन एक वाइब्रेशनल में 2 टर्म है, काइनेटिक और पोटेंशियल. तो इन 5 के अंदर 2 और ऐड हो जाएगा एंड इट बिकम 5 + 2 7. दैट मीन्स इफ आई कंसिडर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी हाउ मच? डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 7. तो अगर रिजिड मॉलिक्यूल लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5. नॉन रिजिड लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 7. और अगर मोनो एटॉमिक लेंगे तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3. आर यू गेटिंग मी? सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर आपको कुछ नहीं समझाओ तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको इजीली समझ जाएगा. तो मैं फिर से थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लूँ. डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली कहते हैं कि एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल कितनी तरह फ्री है, कहाँ कहाँ जा सकता है. क्या वो घूम सकता है? क्या वो XY Z एक्सिस के अलॉन्ग जा सकता है? क्या वो वाइब्रेट हो सकता है? बेसिकली उसको पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को पढ़ना क्यों जरूरी था? पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हर क्वाड्रेटिक टर्म के साथ एनर्जी हाफ kBt एसोसिएट होती है. और वो हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो. जैसा कि हमने यहां पे किया, हमने यहां पे किया. हम यहां भी सेम चीज कर सकते थे, लेकिन मैंने यहां पे लिखा नहीं है. ट्रांसलेशनल का आप यहां से लिख सकते हो, रोटेशनल का यहां से लिख सकते हो, वाइब्रेशनल का आप यहां से लिख लो. ठीक है. एक और चीज रह गई है, पॉली एटॉमिक गैस. ये तो डायटोमिक का 2 हो गया ना. डायटोमिक का रिजिड और डायटोमिक का नॉन रिजिड 2 केस हो गया. पॉली एटॉमिक का एक केस रह गया है, वो मैं अभी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ. स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये सब कॉपी कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं.